हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और टाइटल से पता चल गया होगा, आज अपन करेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। मैम कितने दिनों से बोल रहे हो आप एग्रीकल्चर कराओगे। आई नो, आई नो, लेकिन एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकूं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आपकी क्रॉप्स सॉइल और वेदर क्लाइमेट इन पे ही डिपेंड करती हैं। तो आपके ये दोनों फाउंडेशंस बहुत एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए, जिसमें आज जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कपेंस क्लासिफिकेशन, वो आपका सिलेबस का पार्ट है, यस। और इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो आपका सेक्शन है प्री में ज्योग्राफी के लिए, उसमें सिर्फ कपेंस का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। बट व्हेन इट कम्स टू राजस्थान ज्योग्राफी, जो अपन थर्ड पार्ट लेंगे, I'll give you a hint of what Rajasthan geography is when it comes to classification. उसमें अपन थॉर्नवाइट्स भी करेंगे, क्लासिकल भी करेंगे और कपेन भी करेंगे। तो आज अपन कपेन को कंप्लीट कर देंगे ताकि अपन इंडियन ज्योग्राफी के टाइम जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करें तो अपन को सेम चीज रिपीट ना करनी पड़े। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू राजस्थान ज्योग्राफी ऑल्सो। ठीक है। वेदर और सॉरी क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट समझने के लिए आपको दो चीजें मैं आज फिर से रिवाइज कराऊंगी। फर्स्ट, टेम्परेचर, एंड सेकेंड, विंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और उसके बाद में ही अपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। कैपेंस क्लास क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। धरती कुछ इस तरीके की दिखती है। नहीं, वैसे धरती गोल होती है, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, ओके, राइट। लेकिन जब अपन उसको स्ट्रेच करते हैं, मैप के फॉर्म में करते हैं, तो द वर्ल्ड इज समथिंग लाइक दिस। ओके। ये आपको पीपीटी जो है ये अवेलेबल हो जाएगी आरएस ओनली की वेबसाइट, आरएस ओनली की ऐप के ऊपर। जो क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, आप ज्योग्राफी पे मेरे नेम के ऊपर क्लिक करोगे, मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, पीपीटी साथ में अटैच है। सो डोंट वरी अगर नहीं भी दिखाई देता है, इट विल बी विजिबल इन योर फोन्स एंड लैपटॉप्स जब अपन पीपीटी डाउनलोड करके पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। सो द वर्ल्ड इज समथिंग लाइक दिस। ओके। अगर आप इसमें ध्यान दो, दिस इज इक्वेटर, राइट। यहाँ पर कॉन्गो आता है। आपको इक्वेटर के ऊपर कौन से कंट्रीज आते हैं ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज ब्राजील एंड ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जावा सुमात्रा आइलैंड्स वगैरह आते हैं। ये आपका इक्वेटर है। बी वेरी, ये हो गया ना, हाँ यही। नाउ पे अटेंशन। इक्वेटर के ऊपर जो एरिया है वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन है। इक्वेटोरियल एरिया कैसा है? वहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, क्लाउड कवर रहता है। अपन ने सेकंड और थर्ड क्लास में जो बातें करी थी उसी के ऊपर रिलेट कर रहे हैं अपन, राइट। इक्वेटर से जस्ट ऊपर, अब क्योंकि ये लैंड बहुत कम है, यहाँ पर समंदर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन व्हाट हैपेंड ओवर हियर? डेजर्ट, राइट। इसके अलावा अब यहां पर पानी है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां डेजर्ट अपन क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट दिस इज अंडरस्टूड। इसके ऊपर है टेम्परेट, दिस इज सब ट्रॉपिक, दिस इज दिस इज इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड देन पोलर, ऐसे ही है। बढ़िया। यहां पर क्या है? दिस इज टेम्परेट। और ये कैसा है? हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, हाई प्रेशर बेल्ट है। ओके। हरियाली है, राइट। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो कोल्ड डेजर्ट्स हैं। मतलब इस एरिया में स्टेपीज हैं, राइट। लेकिन इस एरिया में तो गोबी हो गया, इस एरिया में तकला मकान हो गया, इसी एरिया में आपका लद्दाख, DAKH लद्दाख वाला एरिया हो गया, इसी एरिया में आपके मंगोलियन डेजर्ट लैंड्स भी आ जाएंगे, हाईलैंड्स भी आ जाएंगे। ओके। और ऊपर क्या है? ऊपर परमाफ्रॉस्ट है, आइस है। ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको कहते क्या हैं, किस तरह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स और सिंबल्स दिए गए हैं, वो आज अपन करने वाले हैं। तो धरती कैसी दिखती है? धरती ऐसी दिखती है। और धरती ऐसी जैसी दिखती है, इसका नाम क्या है, आज अपन वो पढ़ेंगे। इसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्री में और डायरेक्टली पूछते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेन क्लासिफिकेशन XYZ कंट्री कौन से क्लाइमेटिक जोन में पड़ेगा। चार कंट्रीज के एग्जांपल देंगे या फिर मल्टीपल कंट्रीज के चार ऑप्शंस में एग्जांपल देंगे और आपको सही आंसर को क्लिक करना है। तो इस चीज के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए और इस क्वेश्चन को एब्सोल्युटली परफेक्टली सही करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। फर्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेन क्लासिफिकेशन एंड सेकंड, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। मैंने शायद 4-5 महीने पहले बताया था एक ज्योग्राफी क्लास में कि वर्ल्ड मैप आपको आना चाहिए। वर्ल्ड मैप, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो ऑल्टरनेटिव टू दैट इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड मैप आपके लिए जरूरी है और इंडिया और राजस्थान वर्ल्ड में ही आते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ वर्ल्ड मैप आना चाहिए, दैट मीन्स इंडिया और राजस्थान बाय डिफॉल्ट आपको आना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैप अपन लास्ट में वापस अप्रोच करेंगे। ये मैप
एक टॉपिक आएगा क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लासिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, यस। उसमें अपन इस मैप को फिर से देखेंगे। इस मैप में थोड़ा सा कलरफुल ज्यादा है, अल्टीमेटली यही होता है, ओके, अल्टीमेटली यही होता है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये चीजें हैं। नाउ वेदर और क्लाइमेट ये दो टर्म्स हैं जो अपन मौसम के लिए यूज करते हैं, जिसको टेक्निकली थर्ड वर्ड सीजन भी बोल दिया जाता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीजन्स। वेदर होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कैसा एनवायरमेंट महसूस कर रहे हैं, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डे टू डे, आवरली बेसिस, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया का कुछ घंटों का एनवायरमेंट कैसा है वो भी हो सकता है। और क्लाइमेट वेदर का ही बड़ा रूप है जो कि 30, 35, 40 इयर्स को एवरेज मान के निकाला जाता है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेदर और क्लाइमेट में हम क्या क्या नोटिस करते हैं कि वहां जिस भी एरिया की अपन बात कर रहे हैं वहां पर रेनफॉल कैसी है, वहां पर एयर प्रेशर कैसा है, वहां पर टेम्परेचर किस तरीके का पाया जाता है, ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में कितना वाटर कंटेंट है। बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसका मतलब क्या है कि हवा में द एयर इज वेट, राइट, हवा में पानी है, वेपर्स कितनी हैं, ये हमेशा परसेंटेजेस में काउंट करा जाता है। आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए, आरएस एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझने की भी जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स। नेक्स्ट, विंड, हवाएं कैसी चलती हैं, अपन ने विंड्स की बात करी है, मैं भी आगे डायग्राम बताऊंगी, अपन रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, सनशाइन, सनशाइन का एकमात्र पर्पस है पढ़ने का, एंड दैट इज इंसोलेशन। सूरज में क्या है, गर्मी, और वो गर्मी हम तक आती है लाइट से, राइट। देन क्लाउड्स, क्लाउड कवर अल्टीमेटली हेल्प करता है आपको ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल यानी रेनफॉल, और टेम्परेचर को समझने के लिए। विल टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट, अदर एलिमेंट्स जिसमें हम विजिबिलिटी की बात करते हैं, हेज, मिस्ट एंड फॉग। फॉग होता है आपके जमीन के ऊपर एक तरह से बादल उतर जाए, आप जहां हैं, जो आपका ट्रोपोस्फेयर का जो बेस लाइन है जहां पर ह्यूमंस रिजाइड कर रहे हैं। क्लाउड क्या होते हैं, हवा में ऊपर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर होते हैं, राइट। लेकिन फॉग क्या होता है, वही क्लाउड जमीन पे उतर के आ जाएगा तो क्लाउड हो जाता है, यानी कि आपके वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सरफेस पे आ गई हैं, क्लाउड्स। उसके अलावा है मिस्ट, मिस्ट का मतलब भी फॉग ही होता है, लेकिन मिस्ट में विजिबिलिटी थोड़ी बेटर होती है, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फॉग से कम होती है। एंड थर्ड, हेज, हेज पानी से नहीं होता है, यानी कि फॉग और मिस्ट में क्या था, वाटर ड्रॉपलेट्स थी जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी कम थी। हेज में ऐसा नहीं है, हेज में अपार्ट फ्रॉम वाटर आपकी एयर में क्या है, यानी पोल्यूशन है, डस्ट है, एनी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन जो है जिसके कारण आप आगे देख नहीं सकते। सर्दियों में दिल्ली में ये दोनों चीजें होती हैं, हेज भी होता है और फॉग भी होता है, ओके। ये आपकी टर्म्स। इधर देखते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस और वेपर से बना हुआ होता है और इनकमिंग सोलर एनर्जी को रिसीव करता है, जिससे कि हम क्लाइमेट की स्टडी कर पाते हैं। इनकमिंग सोलर रेज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज हीट, HEAT। अब ये हीट दो तरीके से होती है, फर्स्ट या तो जियोथर्मल होती है, यानी कि धरती के अंदर की होती है, इनसाइड अर्थ, ठीक है। और दूसरी सोलर हीट होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में सूरज से जो हमारे पास में गर्मी आ रही है वो हीट होती है। और ये दोनों ही हीट के टाइप्स जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर पाए जाने वाला एटमॉस्फेयर हो गया, या फिर लिथोस्फेयर हो गया, या फिर अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, मैग्मा और अर्थक्वेक्स की अपन ने बात करी थी, एस्थेनोस्फेयर की बात करी थी, इन दोनों को सबको इफेक्ट करता है, एंड द प्राइमरी फाउंडेशन बिहाइंड ऑल दैट इज हीट। तो अगर आपने हीट समझ लिया तो आपने ज्योग्राफी की फाउंडेशन समझ लिया है। यहां पर भी यही हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या है, वेपर्स एंड गैसेस हैं, और ये वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ सन्स हीट, और इसी से अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरीके का क्लाइमेट और वेदर देखने को मिलता है, ओके। The only source of energy for the Earth's atmosphere comes from the sun, which is a surface temperature of more than 10,800 डिग्री Fahrenheit. This is not important. आपको ये देखना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो हमें गर्मी मिल रही है, सरफेस के ऊपर जो हमें गर्मी मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज से आ रही है। सरफेस के अंदर की गर्मी कहां से है, जियोथर्मल हीट से है। ओनली दैट पार्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। पूरे सूरज की गर्मी हम तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। हमारे तक जितनी भी लाइट आ रही है उस लाइट का 35% अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसमें डस्ट है, पोल्यूशन है, वेपर है, जो जो पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर, मॉलिक्यूल्स भी,
वो सब अर्थ, वो जो लाइट है, फोटॉन्स जो हैं वो आते हैं, उनसे टकराते हैं और वापस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसुलेशन आया, टकराया और वापस रिफ्लेक्ट कर गया, ये 35% ऑफ वॉटेवर एनर्जी हमारे पास में अर्थ तक आ रही है सन से, उसका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा 14% सन की एनर्जी, लाइट जो हम तक आ रही है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एटमॉस्फेयर में जो पानी है, वेपर, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी नियॉन, कौन सी, नियॉन और हीलियम और ये सब गैसेस जो होती हैं, अ, कौन सी गैसेस कहते हैं इनको, हैंग ऑन अ सेकंड, नॉन रिएक्टिव होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वाली जो गैसेस होती हैं, आई रिमेंबर द एग्जांपल्स, आई डोंट रिमेंबर द टर्म यूज्ड फॉर देम, राइट, ठीक है। वो गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो गैसेस होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनके कारण क्या होता है, ये जो 14% का होता है सोलर एनर्जी, ये क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ये सारी की सारी गैसेस और वेपर्स पाई जाती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इन्हीं से तो एयर बन रही है, राइट। तो एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है। एयर, एटमॉस्फेयर की वार्मथ इन्हीं से आती है। इसके बाद में जो 51% लाइट अभी भी सन से आ रही है, वो लाइट अर्थ का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है? वो रिफ्लेक्शन काम करता है कंडक्शन से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ का सरफेस है, जिस पे अटेंशन ओवर हियर, और यहां से सन की लाइट आ रही है। लाइट आ रही है मतलब सन की हीट आ रही है। फोटॉन्स में क्या होता है, लाइट एंड हीट होती है, बढ़िया। ये सब लाइट आ रही है, हीट आ रही है। तो ये जो सरफेस होता है, दिस 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 होल थिंग, ये जो सरफेस है, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है या तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। अर्थ का सरफेस थोड़ी गैशियस है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट गैशियस, सरफेस ऑफ अर्थ इज आइदर लिक्विड, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स जो भी हैं वो, और सॉलिड, रॉक्स, ठीक है, लैंड। ये गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाता है मतलब जो टॉप लेयर है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो उस एनर्जी को वापस रिलीज करती है हवा में। और ये जो हवा में रिलीज होने वाला पोर्शन होता है, इसको कहते हैं कंडक्शन। और इस कंडक्शन से भी एटमॉस्फेयर, जो एयर है जो इस सरफेस के जस्ट पास में पाई जा रही है, जो इस सरफेस से अड़ रही है, टच हो रही है, वो भी गर्म हो जाती है। दिस इज हाउ बेसिक कंडक्शन वर्क्स, ठीक है। warms the surface, in turn earth warms the air by conduction and convection. conduction समझ में आया, convection आगे देखेंगे क्या होता है, don't worry about it, right। तो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में, मिड स्कूल क्लासेस में डायग्राम देखा होगा। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करा हुआ होगा फिजिकल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह है उसमें। उसके अलावा जो जीसी लेओंग आती है ज्योग्राफी की, इट्स अ वेरी थिन बुक, येलो कलर की, यही है, ठीक है। ये सरफेस, सॉरी, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। प्राइमरी लेयर होती है जो बिल्कुल अर्थ से टच होती है, सरफेस पे टच होती है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। 0 से 12 किलोमीटर परपेंडिकुलर अगर अर्थ से अपन जाते हैं तो हमें मिलती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा साइज वेरी करता है, पोल्स पे थोड़ा पतला है, 8-9 किलोमीटर तक का ही है, और इक्वेटर पे है 15 से 18 किलोमीटर का। इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, वाइडन हो जाता है। जॉइंट शेप कैसी है, वाइडन होती है, राइट। इसके ऊपर आपके पास में है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर और जाओगे वहां तक, इस 50 के बाद में आप 90 किलोमीटर तक जाओगे तो मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर आप 800 किलोमीटर, यानी कि ये 15, 50, 15 के साथ में 50 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 65 हो गया। 65 के ऊपर आप 90 जोड़ दो, उसके बाद में आप 800 जोड़ दो थर्मोस्फेयर, इस 800 के बाद में आप एग्जॉस्फेयर जोड़ोगे, दैट इज 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो इन लेयर्स में अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए ये लेयर्स यूज होती हैं। ह्यूमन यूजेस की बात कर रही हूं मैं। ट्रोपोस्फेयर में आपकी बेसिक ऑक्सीजन पाई जाती है, यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल है। हॉट एयर बलून्स और एरोप्लेन यहीं से फ्लाई कर रहे होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आता है सब कुछ। इसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में रेडियो वेव्स होती हैं, आयनोस्फेयर वगैरह स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपके रेडियो साउंड्स होती हैं ये यहीं से आती हैं। जब अभी, जैसे अभी अपडेट आया था, नासा का, इसरो का, सबका अपडेट आया था कि सन ने बहुत विशाल एक ब्लास्ट हुआ है, एंड जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो अर्थ तक आ रहे हैं, बिकॉज वो एक्स कैटेगरी का एक सोलर बॉम्ब है, सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं। ये जो फ्लेयर्स आती हैं ये डिस्टर्ब करती हैं इसी स्ट्रेटोस्फेयर को, ठीक है ना। इसी के अंदर एक टॉप साइड पे एक आयनोस्फेयर नाम की एक लेयर होती है, और उस लेयर में आयंस, चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये इन्हीं को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके अंदर अपनी रेडियो वेव्स हो गई, या फिर जो सैटेलाइट्स का जो जो रुको,
यस, इसी के अंदर चार्ज्ड आयंस पाए जाते हैं और ये जो चार्ज्ड आयंस होते हैं ये रेडियो वेव्स को हेल्प करते हैं ट्रैवल करने में, और जब सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो वो इन्हीं चार्ज्ड आयंस को डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद में मेसोस्फेयर है, मीटरोलॉजिकल रॉकेट्स वगैरह यहीं से हैं जहां से अपन वेदर पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। मीटियोर्स वगैरह में आग लगने का जो होता है ना, जो सरफेस फ्रिक्शन के कारण बहुत हाई हीट हो जाती है और वो बर्न होके ब्रेक होने लग जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। द रीजन इज मीजोस्फेयर। उसके बाद में थर्मोस्फेयर है जहां पर आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यस, स्पेसशिप वगैरह भी लास्ट यहीं पे पाई जाती हैं। आपके जो सैटेलाइट्स हैं जस्ट इसके ऊपर या थर्मोस्फेयर में या फिर एग्जॉस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स चल रही होती हैं। सैटेलाइट जो थर्मोस्फेयर की सॉरी एग्जॉस्फेयर की जो सैटेलाइट्स होती हैं ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की सैटेलाइट्स होती हैं। इनसे ऊपर सैटेलाइट सैटेलाइट नहीं होता, फिर वो स्पेसशिप होती है और वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको जानना जरूरी ये वाला पार्ट है जो अपन ने अभी यहाँ स्टडी किया था, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो कंडक्शन समझ में आया, सरफेस के ऊपर जो भी है हीट आ रही है, सरफेस गर्म हो जाती है और वो गर्मी वापस रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वापस एक तरह से हीट जो है वो रिलीज कर रही होती है अर्थ, दैट इज कंडक्शन। जब हीट रिलीज होगी तो हीट किस में रिलीज हो रही है? वैक्यूम तो है नहीं, अर्थ के यानी कि लेयर जो ट्रोपोस्फेयर है, सॉरी जो लिथोस्फेयर है, जो लैंड है, उसके जस्ट ऊपर टच क्या हो रहा है? हवा टच हो रही है, एयर टच हो रही है। एयर किस चीज से बनती है? मॉलिक्यूल्स से बनती है। तो जो हीट रिलीज हो रही है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी गर्म हो जाएंगे। जो चीज गर्म होती है वो हल्की होती है, तो इससे क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स अर्थ को टच कर रहे थे वो मॉलिक्यूल्स गर्म होकर हल्के हो जाएंगे, तो वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब गर्म होंगे इस कंडक्शन के कारण, तो ये हल्के हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, तो ये ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर जो एयर कोल्ड है, ये कोल्ड इस हॉट एयर की जगह लेने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम प्रेशर हो गया, हवा चली गई यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये वार्म एयर राइज होती है और ये कोल्ड एयर वापस आके बैठ जाती है। फिर ये हीट अभी भी ग्राउंड हीट रिलीज कर रहा है, तो ये जो कोल्ड एयर यहाँ पर आकर रुक गई ये भी वार्म हो जाती है। फिर ये वार्म एयर वापस ऊपर राइज करेगी, तो जो ऊपर कोल्ड एयर है वो नीचे आके स्पेस ले लेगी। तो दिस इज व्हाट कन्वेक्शन करंट, और ये कन्वेक्शन करंट ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो हवा में सरफेस टू सरफेस ये इस तरह से कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आपको दो चीजें पढ़ाऊंगी मैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में टेम्परेचर के लिए आपको प्राइमरी चीज की क्या जरूरत है? सन। तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि अपने पास में सन है। नाउ दिस इज अर्थ, यहां पर सन है और सन से रेज आ रही है, नहीं सन टेढ़ा थोड़ी होगा, सन साइड में होगा, राइट। दिस इज सन और सन से रेज आ रही है अर्थ तक, तो दिस इज अर्थ। ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। ये क्या है? 66.5 डिग्री। दिस इज 23.5 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री। ओके, ये सेम पैटर्न यहाँ नीचे भी फॉलो करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी फॉलो करेगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर में सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। मैंने आपको पहले बताया था, सन की एक पर्टिकुलर बीम अगर इस एरिया में आएगी तो सिर्फ इतना सा एरिया इफेक्ट होगा। इतना सा एरिया इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इतने से एरिया के ऊपर वो पूरी की पूरी लाइट आती है और कम एटमॉस्फेयर को उसको पार करना पड़ता है। द रेंज, द एरिया जो एटमॉस्फेयर पार हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एटमॉस्फेरिक लाइन। ओके, तो उसको इतना ही एरिया पार करना पड़ा। कौन सा कलर लें? येलो ले लेते हैं। ठीक है, और वो इतनी सी जगह पे पड़ी है हीट। जो हीट यहां से आ रही थी वो पूरी की पूरी हीट इतनी ही जगह पे पड़ी है और इतना सा ही उसने एटमॉस्फेयर को ट्रैवल किया है। यही चीज लैटिट्यूड्स में डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग लैटिट्यूड्स में। फॉर एग्जाम्पल यहां से हीट आ रही है तो इस पूरे के पूरे एरिया में हीट आ रही है ना? तो आपका एरिया भी बढ़ गया। सी, यहाँ पर तो 2 सेंटीमीटर का एरिया था और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एरिया हो गया, और ये कुछ किलोमीटर जो थे ये भी वाइड हो गए, ज्यादा एरिया ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? हीट लॉस होता है। यहां पर परफेक्ट हीट आती है, यहां पर हीट लूज हो जाती है, यहां पर हीट लॉस होता है। तो लैटिट्यूड का समझ में आ गया। अब इसमें है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में भी ऐसा ही होता है, लैटिट्यूड के साथ साथ अगर ऑल्टीट्यूड जुड़ जाए तो और ज्यादा ठंड रहती है। ऑल्टीट्यूड का मतलब जैसे जैसे धरती के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो राइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, यहां पर लेते हैं, दिस इज लैंड। ओके, तो जो भी सन की रेज आ रही हैं वो बराबर पड़ रही हैं। ये समझ में आता है अपन को? बढ़िया। मैं यहां पर एक ऑब्स्ट्रेकल लगा रही हूं और एक हिल बना रही हूं।
जब मैं ये हिल बना देती हूं तो यहां पर जो एयर है, इसका एयर का प्रेशर कितना है, वही है जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो अपन को ओशन सरफेस पे मिलता है। ओशन सरफेस पे एयर का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लैट लैंड होती है और वहां पर रेडियस अर्थ का सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं, आपका ऑल्टीट्यूड आपका बढ़ने लगता है तो एयर का प्रेशर क्या है, कम होता जाता है। यहां पर अपन ने इस डायग्राम में देखा था, सबसे ज्यादा एयर यहां होगी, उससे कम यहां होगी, उससे कम यहां होगी, और यहां पर ऑलमोस्ट नो एयर है, ऑलमोस्ट नो एयर। तो ये जो ऑलमोस्ट नो एयर वाला पार्ट है ना, वो कुछ परसेंटेज में, कुछ पोर्शन में ऑल्टीट्यूड्स पे भी काम करता है। और इसीलिए जब आप पहाड़ों में घूमने जाते हो ना, तो आपको सांस नहीं आती है। बहुत ऊपर के पहाड़ जो होते हैं, बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड के, हिमालयाज के टॉप पे जाओगे, यू विल हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर क्या होती है, थिन हो जाती है। रिमेंबर, अगर एयर थिन होगी तो वहां पर टेम्परेचर भी कम ही होगा। उसको हॉट करने के लिए मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्पार्स हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो हीट होगी ही नहीं, हीट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि एयर प्रेशर अगर मैं मानती हूँ 1 है, तो यहां पर एयर प्रेशर कितना होगा, 0.01 होगा। तो ये एयर प्रेशर कम हो गया, इतना तो समझ में आता है। मैं बिल्कुल नंबर्स पे नहीं जा रही, बट लॉजिकली अपन अप्रोच कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर वार्मथ होगी, और यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड होगा। तो चाहे कितनी सन की रेज हो जाएं, लेकिन अगर एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है या बहुत कम है, स्पार्सली लोकेटेड हैं, तो हीट होगा क्या, वैक्यूम गर्म नहीं होता है। आपको गर्मी करने के लिए लिक्विड, सॉलिड या गैशियस कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ओके, और यहां पर एयर जो गैशियस स्टेट ही है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, हीट पॉसिबल नहीं है उनको करना, हॉट करना। ठीक है, तो इसलिए जहां पर एयर प्रेशर कम होगा वहां पर अपने आप टेम्परेचर फॉल कर जाता है। गुड विद मी, राइट। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हीट जो है वो कम होती जाती है। जैसे हीट कम होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एयर प्रेशर आपके पास में, जैसे एयर प्रेशर कम है, हाई एयर प्रेशर यहां पर है अपने पास में, तो वार्म होगा। एयर प्रेशर यहां पर लो है तो कोल्ड हो जाएगा। दिस इज गुड, राइट। सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज वहां पर भी ऐसे ही पड़ रही हैं। इसके बाद में अपने पास में है कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि धरती से, सॉरी, लैंड से सन, सॉरी लैंड, ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूं, दीज आर सच सिमिलर वर्ड्स। लैंड से सी और ओशन कितना दूर है, इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। कॉन्टिनेंटैलिटी के लिए आपके पास में ये लॉजिक होना जरूरी है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था हीट कैसे काम करती है। जो लैंड होती है उसकी जो सरफेस है वो जल्दी गर्म होती है और ज्यादा गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है और ज्यादा ठंडी होती है। जल्दी और ज्यादा किसके कंपैरिजन में हो रहा है, लिक्विड के कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, रॉक को गर्म होने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। गैस पे करके कर लो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब दिन भर धूप पड़ रही है तो वो धूप पूरे दिन पड़ के इसको गर्म कर देती है और इसको गर्म करने लग जाती है। शाम होते होते समंदर गर्म होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि शाम हो गई है, सूरज अब नहीं है या छुप रहा है, उसकी हीट इतनी ज्यादा तीव्र नहीं है, तो ये जो सरफेस है ये हीट रिलीज करने लग जाती है। ओके, इसने एक्चुअली में अब गर्म होना शुरू किया है, गर्म हो चुका है, और ये गर्म होकर ठंडा भी होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। अगर ऐसी जमीन जो इस पोर्शन से, पानी से बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको ज्यादा सिवियर देखने को मिलेगा। दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर साथ में पानी है, समंदर है, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, या फिर सी है, या फिर किसी भी टाइप की एस्चुअरी है, वहां पर क्या होता है आसपास, ये इसको मॉडरेट कर देता है, इसकी गर्मी को, तीव्रता को, और इसकी ठंडक को, जिसमें भी तीव्रता है उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करता है, एवरेज पे ले आता है। बोले इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, काम डाउन, द वाटर इज हियर। ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी ऐसे ही काम करती है। इसके बाद में अपने पास में है, हैंग ऑन अ सेकेंड, राइट, ओशन करंट्स एंड विंड्स। ओशन करंट्स और विंड्स अपन पहले क्लास में देख चुके हैं। अगर ठंडे ओशन करंट्स होंगे तो वहां की लैंड भी ठंडी होगी, अगर गर्म ओशन करंट्स होंगे तो वहां की लैंड भी गर्म होगी। ये क्यों होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर। बढ़िया, विंड्स द सेम थिंग। स्लोप और शेल्टर, ये चीजें क्या हैं, इस डायग्राम पे आएंगे। पहाड़ी है ना, तो अब पहाड़ी के एक डायरेक्शन पे तो सन की रेज डायरेक्ट आती हैं और दूसरे डायरेक्शन में छाया पड़ती है। जहां सन की रेज डायरेक्ट आती हैं उसे कहते हैं स्लोप,
और जहां छाया पड़ जाती है उसको कहते हैं शेल्टर, क्योंकि वो शैडो एरिया होता है। जहां सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है वहां आपको मिलेंगी हैबिटेटेड वैलीज, यानी कि वहां इंसान बसेंगे। जहां सन की रेज नहीं पड़ती हैं, जो वैली शैडोड एरिया में होती है यानी कि शेल्टर में होती है, वहां पर आपको इंसान बसते हुए ज्यादा नहीं दिखेंगे, वहां पर ह्यूमन डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। इस पूरे डायग्राम का भी टेक्निकली वही मतलब है। स्लोप एंड शेल्टर हो गया। स्लोप एंड शेल्टर के बाद में अपने पास में है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, सन की हीट के ऊपर डिपेंड करता है, एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप का वेजिटेशन होगा, और जैसा वेजिटेशन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वैसी ही सॉइल वहां पर पाई जाएगी। सॉइल को एक बार साइड में रख दो, सॉइल अपन बाद में अप्रोच करेंगे, बट नेचुरल वेजिटेशन अपन कर चुके हैं, सो यू कैन रिलेट टू दिस, राइट। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ बिकॉज फिर ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा पीपीटी में। अभी रिवाइज करते हैं इन पॉइंट्स को, लेट्स गो। ये रहने देती हूँ मैं, प्रेसिपिटेशन, राइट। अब आएंगे अपन दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था जो क्लाइमेट को और वेदर को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आसमान से गिरता हुआ पानी। अब वो स्नो के फॉर्म में हो सकता है जमा हुआ, वो हिल्स के फॉर्म में हो सकता है यानी कि ओले गिरना, वो स्लीट के फॉर्म में हो सकता है, वो रेनफॉल हो सकती है, वो रेनफॉल के साथ साथ कितने तरीके की रेनफॉल होती है वैसे हो सकता है। सो वी विल सी ऑल दैट। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में अपने पास में है रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, या फिर आपके पास में है फ्रंटल रेनफॉल। तीनों रेनफॉल अपन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। मैंने पहले भी बताया है, पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होगा और उसके ऊपर हवाएं बहुत तेज बहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां की हवाओं का क्या है, लो प्रेशर है, गर्म हो गया ना सब कुछ, बढ़िया। जब हवाएं बहुत तेज बहेंगी तो पानी के सतह के ऊपर जो छोटे छोटे पानी की मॉलिक्यूल्स हवा के साथ में उड़ते हैं, वो उस हवा के साथ में ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो वो क्लाउड बनाएंगे। जैसे ही वो क्लाउड बना लेंगे, इसका मतलब वो पानी ऊपर हवा में, जहां पर ऊपर ठंडी हवा है वहां पर जाके जम जाते हैं। ऊपर ठंडी हवा क्यों है? क्योंकि हवा की डेंसिटी कम है, ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, राइट, डेंसिटी कम है। जब वो जम जाते हैं, उनका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, वो पानी एक्चुअली कंडेंस हो गया है। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जब क्लाउड बहुत ज्यादा वेट हो जाता है और उसको अपने अनुकूल टेम्परेचर मिल जाता है कि अब अपन को बरसना है, वो आके यहाँ पर बरस जाता है। ये जो साइकिल है पानी की, यही है कन्वेक्शनल रेनफॉल। मैम इतना हुआ बना रखा, कुछ नहीं है, रेनफॉल इज एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है, इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। फिर अपने पास में है रिलीफ रेनफॉल, जिसको अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर यही क्लाउड किसी पहाड़ से भिड़ के बरस रहा है तो जिस तरफ वो बरस रहा है उसे कहते हैं रिलीफ रेनफॉल, जिस तरफ वो नहीं बरस पा रहा है उसे कहते हैं लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स, यानी कि रेन शैडो एरिया। वहां पर रेन की क्या है, शैडो पड़ गई है, वहां पर रेन्स नहीं होती हैं। जहां पर रेन्स नहीं होंगी वहां पर क्या होगा, ड्राइनेस होगी, वेजिटेशन स्पार्स होगा, एरिड एरिया होगा या सेमी एरिड जोन होगा, वहां पर सूखा पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट है अपने पास में फ्रंटल रेनफॉल। ये है कोल्ड फ्रंट और ये है वार्म फ्रंट। जो वार्म फ्रंट होता है उसमें गर्म हवा होती है, गर्म हवा राइज करती है, और जो कोल्ड करंट है, जो कोल्ड एयर है, वहां पर बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको। तो ये जो गर्म हवा है, जहां से कोल्ड हवा के टच हो रहा है ना, इस कोल्ड एयर में पाया जाने वाला जो पानी है, ह्यूमिडिटी है, वो उसको वेपराइज करके ऊपर ले जाता है और यहाँ पे बनते हैं हेवी क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। कौन से? यहां बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस, CLOUDS क्लाउड्स। ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये बरसते हैं और यहाँ पर होती है टोरेंशियल रेन, बहुत तेज बारिश होती है, थंडर लाइटनिंग के साथ होती है। और ये जो हवाएं हैं ये टर्न करती हैं। अपन ने साइक्लोनिक सिस्टम पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर भी होती है। ओके, बढ़िया। रेनफॉल हो गई अपनी। रेनफॉल के बाद में अपन को पढ़ना है हेज। हेज मैंने बता दिया, मिस्ट मैंने बता दिया, फॉग मैंने बता दिया। स्नो, हेल और स्लीट देख लेते हैं। स्नो का मतलब बहुत ही लाइट बुरबुरा सा होता है, जैसे कोई कॉटन फ्लफ हो। अगर आपने कभी स्नो देखी है तो इट्स रियली वेरी कॉटनी, वेरी फ्लफी, ठीक है। कॉटन फ्लफ होते हैं, वही होता है स्नो। पानी जम जाता है, यानी कि एयर का टेम्परेचर सब जीरो है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, माइनस में है। इस माइनस के टेम्परेचर के लिए ये सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं। स्नो, हेल और स्लीट। अब हेल, जैसे स्नो क्या है, फ्लफी है, बहुत ही ज्यादा 6 डायमेंशनल, इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि स्नो फ्लेक होता है।
ठीक है। हेल ऐसा नहीं होता, बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो कितने भी बड़े हो सकते हैं लेकिन बर्फ के टुकड़े होते हैं हेल। और स्लीट क्या होता है, अगर स्नो ऊपर हवा में ही पतली सी चादर बना ले, बहुत पतला सा एक सरफेस बन जाता है एयर के अंदर ही स्नो का, और वो टाइटन होने लग जाता है, कंडेंस होके और ज्यादा सिकुड़ने लग जाता है, तो एक स्लीट देखने को मिलती है। वो टुकड़ों में ही गिरती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं होते हैं जनरली, ये नुकसान भी नहीं करती है, नुकसान आपको हेल से होगा, ठीक है ना। आके नीचे धरती पे जोर से गिरेंगे तो एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती है। बट स्नो सबसे फ्लफी, स्लीट फ्लफी भी नहीं है लेकिन हेल जितना ज्यादा डेंजरस भी नहीं है, बहुत पतली सी आइस शीट्स होती हैं, एंड हेल ओले गिरना होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। यहां आते हैं, ये डायग्राम अपन ने पहले भी समझा हुआ है, बट जस्ट टू रिवाइज, क्योंकि आपके कपेन के क्लासिफिकेशन में इस डायग्राम के भी कुछ कुछ वर्ड्स मैं बार बार यूज करूंगी, सो जस्ट रिवाइज देम, ओके। प्रेशर बेल्ट है, पोलर एरियाज में हाई प्रेशर है, ठंड पड़ती है, ठंड होगी वहां पर हीट नहीं होगी, तो जो हवाएं है वो बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो वो बैठी हुई होगी। सिर्फ गर्म हवा है जो राइज करती है, ठंडी हवा राइज नहीं करती है, राइट। फिर यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर हाई प्रेशर आएगा यहाँ पर, उसके बाद में सब पोलर लो प्रेशर मिलेगा। सब ट्रॉपिकल हाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन ज्यादा शार्प होते हैं, टाइप्स ऑफ सीजन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। मॉनसून अलग से आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको स्नो या ठंड, विंटर सीजन जो होता है ज्यादा सिवियर होता है, जैसे अपने इंडिया में है, स्पेशली इंडिया में भी नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है टेक्निकली वहां पर भी अपन को सब ट्रॉपिकल हाई देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या है, ओशन है, अरेबियन सी है और क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वहां पर कॉन्टिनेंटलिटी के कारण अपन को माइल्ड टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। फिर आपके पास में है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, अगेन 30s पे आपको सब पोलर लो देखने को मिलेगा, एंड देन लास्टली सब पोलर हाई, राइट। ये तो हो गए प्रेशर बेल्ट्स। ये अपन ने डायरेक्शन ऑफ विंड्स देखा हुआ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपनी विंड्स बहेंगी। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पर थोड़ा सा राइटवर्ड टिल्ट हो जाता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर वहां पर लेफ्टवर्ड टिल्ट हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ एयर इज दिस, ठीक है। मूवमेंट अपना हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे रहेगा, इतना ध्यान है, बढ़िया। द ओनली रीजन आई इंक्लूडेड दिस फोटोग्राफ इज बिकॉज इसके ऊपर आपको एक वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, राइट। इस वर्ल्ड मैप की पोजीशंस आपके लिए जरूरी हैं, इसलिए मैंने लगाया है। ये है लैंड और सी ब्रीज, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। दिन में धरती ज्यादा गर्म होती है, समंदर कम और धीरे गर्म होता है, तो धरती के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर राइज कर जाती है, तो जो समंदर के ऊपर पाई जाने वाली हवा है जो कंपैरेटिवली ठंडी है, वो धरती की तरफ बहती है, जिसे कहते हैं अपन सी ब्रीज। उसके बाद में है, एक्सक्यूज मी, हाँ, उसके बाद में है रात हो गई, रात हो गई तो धरती ठंडी हो गई, और सूरज अभी भी, सॉरी, और पानी क्या है, अभी भी गुनगुना है, दिन भर का गर्म होया हुआ है, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो पानी के ऊपर पाई जाने वाली हवा थोड़ी सी गुनगुनी है, और धरती के ऊपर पाई जाने वाली हवा जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। तो ठंडी हवा से गर्म हवा की तरफ अपन जाएंगे, क्यों, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर राइज हो गई, बढ़िया, इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। सो दिस इज सी ब्रीज एंड दिस इज लैंड ब्रीज, गुड। चलो नेक्स्ट, ये है आपका क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। इट्स अ टंग ट्विस्टर, अगर 3 बार बोल के देख रहा हूं तो तीसरी बार में तो यूं हो जाता है। क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यहां पर अपन ध्यान देते हैं कि लैटिट्यूड यानी कि किस जगह पे ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है, उसको जोन में किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, क्लाइमेट का नाम क्या है, वहां पर रेनफॉल कैसी होती है, और वहां पर कैसा वेजिटेशन पाया जाता है। अपन ने फॉरेस्ट वेजिटेशन पढ़ लिए, राइट। सबसे पहले इक्वेटोरियल जोन, जिसको अपन आईटीसीजी बोलते हैं, 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। अर्थ का डायग्राम बनाओ अपने नोट्स में, यहां बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, चलो आई विल डू इट विद यू, एंड प्लीज इसको साथ साथ में ड्रॉ करो सो दैट आपको याद हो जाए चीज। ये है अपना 0 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ अपन को मिलेगा इक्वेटोरियल जोन, जिसके ऊपर अपन को मिलता है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहां पर मिलेगा आपको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहां पर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, गर्मी ज्यादा मिलेगी। जब गर्मी ज्यादा होगी, लो प्रेशर होगा, तो यहां पर क्या होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्लाउड कवर होगा। जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना ही डेंस रेन फॉरेस्ट टाइप का आपके पास में वेजिटेशन होगा। सी नेक्स्ट, सॉरी, यही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, आई एम सॉरी। हॉट जोन है 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर आपके ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिक्स आ गई, तो जिसमें आपके कैंसर है,
एंड कैप्रिकॉन है। कैंसर और कैप्रिकॉन में दो तरीके के आपको क्लाइमेटिक टाइप मिलेंगे, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कौन सा है? जो समंदर के ऊपर होगा, यानी कि टेक्निकली सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल मॉनसून मिलेगा, जहां पर आपको हैवी समर रेन्स देखने को मिलेंगी, और यहां पर पाए जाते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, यहां पर है ट्रॉपिकल मरीन और यहां पर है ट्रॉपिकल मॉनसून। गुड, बढ़िया। नेक्स्ट है आपके पास में हॉट जोन में ही सुडानीज टाइप ऑफ क्लाइमेट। सुडानीज टाइप ऑफ क्लाइमेट सुडान वाला जो कंट्री है वहां पर पाया जाएगा। नॉर्थ सुडान हो गया, सदर्न इजिप्ट हो गया, आपका सदर्न मोरक्को हो गया, वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, ये जो कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न नाइजीरिया हो गया, इन कंट्रीज के आसपास आपको सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पर जनरली रेन जो है वो समर्स में होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है कि यहाँ पर फॉरेस्ट मिले, फॉरेस्ट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी कम रेन भी नहीं होती कि डेजर्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगी, सवाना ग्रासलैंड्स। इन्हीं के साथ में आपको मिलेगा नॉर्थ में सुडानीज क्लाइमेट, सुडानीज क्लाइमेट मिल जाएगा। इसके बाद में आपको मिलेगा डेजर्ट सहारन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के साथ में, जहां पर सहारा है, अरेबियन डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है, और राजस्थान का थार डेजर्ट है, जो कि पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ठीक है, जस्ट लेट मी गेट द अर्थ का मैप। राइट, यहां की बात कर रही हूं मैं, दिस पोर्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो ड्राई है, ड्राई है वेरी। अब यहां पर ड्राई क्यों नहीं है मैम? लैटिट्यूड तो यही जा रही है। ड्राई इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, तो इस एरिया में टेक्निकली बारिश हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, रिलीफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, यहां पर बारिश हो जाती है, लेकिन इस एरिया में जो बिल्कुल नॉर्थ का पोर्शन है सहारा डेजर्ट का, उसका कंटिन्यूएशन अपन को थार में देखने को मिल जाता है। बट व्हाई नॉट हियर? द सेम रीजन, लैंड कम है, पानी ज्यादा है, तो कॉन्टिनेंटैलिटी हो गई, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई, तो यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो इसलिए डेजर्ट नहीं मिलता। राइट, इसको मैं डिलीट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, हो गया ये अपना। नेक्स्ट यहां पर आएंगे वार्म टेम्परेट जोन। 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आपको मिलेगा वार्म टेम्परेट जोन, जहां पर आपको यहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। बिल्कुल कलर चेंज करते हैं, लेट्स गो विद लाइट ग्रीन। दिस इज 40 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी, ये हर साल चेंज होते हैं। 45 डिग्री नॉर्थ एंड दिस वेरी स्लाइट पोर्शन 45 डिग्री साउथ। नहीं, ठीक है, तो 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ में अपन को मिलेंगे दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट, जहां पर मेडिटेरेनियन आपको सीजन देखने को मिलेंगे, यानी कि मेडिटेरेनियन सॉइल जो है, मेडिटेरेनियन सी जो है, उसके आसपास इन इलाकों में यही आपको वेदर मिलेगा, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और श्रब मिलेगा। इसके बाद में है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपीज। अभी जो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपीज वाली चीज है, लेट्स गो विद दिस अगेन। यहां पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ओके, पार्ट्स ऑफ ब्लैक सी के आसपास का इलाका एंड कैस्पियन सी के आसपास का इलाका, द सेम थिंग, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सदर्न जापान, साउथ कोरिया और शंघाई के आसपास का इलाका, सॉरी बीजिंग के आसपास का इलाका, द सेम थिंग, मंचूरिया लैंड जो है, सेम आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। न्यूयॉर्क, नॉर्दर्न न्यूयॉर्क के आसपास, और यहाँ पर आपका कैलिफोर्निया, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, मोर टिपिकली वॉशिंगटन स्टेट, यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। बट व्हाट अबाउट द लैंड्स इनसाइड हियर? इन जगहों को क्या करें? यहां पर तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है, राइट? तो यहां पर आपको मिलेंगे दिस, यहां पर आपको मिलेंगे स्टेपीज एंड टेम्परेट सेंट्रल कॉन्टिनेंटल। सेंट्रल कॉन्टिनेंटल समझ में आ गया, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यहां पर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जिनको अपन स्टेपीज बोलते हैं, जहां से आर्यंस आए थे अकॉर्डिंग टू द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। एंड इसका दूसरा नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्यों? क्योंकि वार्म टेम्परेट जोन में है अपन, तो टेम्परेट आ गया और ग्रासलैंड्स पाई जाएंगी। इसके बाद में है ईस्टर्न मार्जिन। इसी पूरे मैप में ईस्टर्न इलाकों में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका जो ईस्टर्न मार्जिन है, वहां पर आपको चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर समर, सॉरी, यहाँ पर रेन जो है वो समर में होती है और बहुत हैवी रेन होती है, टोरेंशियल रेन होती है, जहां पर आपको
वेट फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पर सबसे ज्यादा फेमस आपको ट्री मिलेगा बैम्बू शूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, कूल टेम्परेट जोन आपके 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलेगा और इसके 3 क्लासिफिकेशन हैं। पता है इसमें कलर खत्म हो जाएंगे और अपना क्लाइमेट कंप्लीट नहीं होगा। 65 डिग्री नॉर्थ एंड द सेम थिंग गोज हियर 65 डिग्री साउथ, ठीक है। अभी 65 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री साउथ में आपको मिलेंगे वेस्टर्न मार्जिन। अपन ने ईस्टर्न मार्जिन किया, चाइना टाइप, नेटल टाइप, गल्फ टाइप, राइट। यहां पर मिलेगा वेस्टर्न मार्जिन और यहाँ इसको कहते हैं ब्रिटिश टाइप। द क्लाइमेट इज ब्रिटिश टाइप। साल में जब मन करेगा तब बारिश हो जाएगी। मोर रेन इन ऑटम एंड विंटर 30 इंचेस के आसपास। और यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि पतझड़ का सीजन अलग नहीं होता। फॉरेस्ट साल भर अपन को ग्रीन नहीं नजर आएंगे। सॉरी, पतझड़ का सीजन अलग होता है, यानी साल भर ग्रीन अपन को फॉरेस्ट नहीं नजर आएंगे। पतझड़ का सीजन अलग नहीं होता है एल्पाइन फॉरेस्ट में और रेन फॉरेस्ट में। एक्सक्यूज द मिस्टेक। नेक्स्ट, 45 डिग्री से लेकर 65 नॉर्थ एंड साउथ में आपको सेंट्रल कॉन्टिनेंट मिलेगा। ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियन, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल आपको मिलेगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश, साइबेरियन और उसके बाद में लॉरेंशियन। सेम चीज, समर में लाइट रेनफॉल होती है और यहाँ पर ईस्टर्न मार्जिन में समर्स में ठीक ठाक बारिश होती है, कम भी नहीं होती, बहुत ज्यादा भी नहीं होती है। एवरग्रीन कॉनिफेरस एल्पाइन फॉरेस्ट, मैंने बोला एवरग्रीन होते हैं, कभी पतझड़ अलग से नहीं होता है। और मॉडरेट समर्स में मिक्स फॉरेस्ट होता है, एल्पाइन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपको डेसिडस भी मिल जाएंगे और हो सकता है एक दो ट्रीज आपको बीच बीच में रेन फॉरेस्ट में पाए जाने में भी मिल जाए, राइट। नेक्स्ट, कोल्ड जोन, बिल्कुल पोलर लेवल्स पे, आर्कटिक और पोलर रीजन बोलते हैं। यहाँ पर बहुत लाइट समर होती है और ये जो 10 इंचेस की जो रेनफॉल हो रही है, ये रेनफॉल स्नो और स्लीट के फॉर्म में होती है। टूंड्रास, मॉसेस एंड लाइकेंस यहाँ पे पाए जाते हैं। और एल्पाइन जोन जो है उसमें सेम थिंग, 65 से नॉर्थ, 65 डिग्री से 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह पाया जाता है। माउंटेन क्लाइमेट होता है, अच्छी खासी रेनफॉल होती है और ये रेनफॉल होती है बिल्कुल सॉलिड्स में। और यहाँ पर आपको मिलेंगे एल्पाइन पेस्चर्स, कॉनिफर्स, फर्न एंड स्नो एंड समटाइम्स एब्सोल्यूट परमाफ्रॉस्ट, साइबेरिया वगैरह वाला जो इलाका है, ठीक है। सो दिस वाज वेदर। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ स्लाइड को और ये आप ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे साथ में। अब आएंगे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, केपेन्स क्लासिफिकेशन। सो व्लादिमीर केपेन एक साइंटिस्ट हैं, थे सॉरी, रशियन जर्मन ओरिजिन के, और क्लाइमेट को पढ़ना इनका एक एमेच्योर शौक था। तो जो पहले के जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं, क्लासिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कुछ कुछ रीजन्स में वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो सूट नहीं करता है। जैसे टेम्परेट इंडिया को सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन है वहां तो बारिश होती है, ठीक है, यानी कि वहां पर कॉन्टिनेंटालिटी आ जाती है, वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल आ जाती है। उसके अलावा वहां पर लैंड एंड सी ब्रीज जो लोकल क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको भी अफेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ इंडिया का एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पर अपन को एल्पाइन फॉरेस्ट भी मिल जाएगा हिमालयन रीजन्स में। तो कॉन्टिनेंटल रीजन्स जो होते हैं वो भी लागू होते हैं। यहाँ पर अपन को डेजर्ट मिल जाएगा। तो इनका ये कहना था कि भाई जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन चला आ रहा है दैट्स नॉट गुड इनफ, तो मुझे कुछ नया करना है। और वो जो मुझे कुछ नया करना है वाली चीज है जो इनको धुन चढ़ गई थी, उसे कारण बुक्स में यही लिखा हुआ है दैट वन ऑफ द इजीएस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर टाइप का क्लासिफिकेशन। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है जब मुझे याद करना पड़ता है। इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इनका कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एच। एफ और जी को खा गए, ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी ही वाज हंग्री, ओके। ये जो क्लाइमेटिक कैटेगरीज हैं इनको सब डिवाइड किया गया है ए बी सी डी एच एफ एम डब्ल्यू के एंड एस, इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और ये जो चीज है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसको समझ के नहीं आएगा, ये रटने वाली चीज है। बार बार मैप पे मार्क करोगे, मैंने 3-4 बार यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए मैप्स लगाए हैं, बट इवन देन यू विल हैव टू ओपन द बुक, मेक क्या कहते हैं, डिवाइड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, और उसको साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो। आई एम होपिंग कि अब तक तो समझ में आ गया है कि मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर नहीं भी तो एटलस खोलो और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको आइडेंटिफाई करो, यू इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो ये है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केपेन। मैंने क्या आगे कर दिया, मैंने जो आगे कर दिया है वो है क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। सो दिस इज हाउ केपेन्स क्लासिफिकेशन एक्चुअली लुक्स। अगर अपन फ्लो चार्ट के वे में इसको देखेंगे तो ए बी सी डी ई एंड एच ये मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं। ए का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी का मतलब है ड्राई, सी का मतलब है मिड लैटिट्यूड, डी का मतलब है सिवियर मिड लैटिट्यूड, ई का मतलब है पोलर और एच का मतलब है हाईलैंड्स, ओके। एच का मतलब है हाईलैंड से मतलब प्लेटो रीजन्स, ओके।
पोलर का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, जो पोल्स पे होगा, टुंड्रा टाइगा यहीं पे पाई जाएंगे, परमाफ्रॉस्ट इसी जगह पे होगा। नेक्स्ट सिवियर मिड लैटिट्यूड, यानी कि मिड लैटिट्यूड में भी जो सिवियर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स अपन को दिन में और रात में या फिर सीजन टू सीजन देखने को मिलते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होगा। फिर होगा माइल्ड लैटिट्यूड, लैटिट्यूडिनल इलाकों में जो आपको माइल्ड टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे होगा। इसमें आपको ज्यादातर जहां पर बारिश ज्यादा होती है, बहुत ह्यूमिड इलाका होता है वहां, क्योंकि जहां बारिश होगी वहां पानी होगा, और पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका मतलब जो मॉडरेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम है, सॉरी मीन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके पहले ड्राई, तो ड्राई इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम, ये है जो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स की और सिवियर ग्रासलैंड्स की बात करेगा। और उससे पहले है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, जो ट्रॉपिक्स में आपको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी वाले इलाके मिलते हैं, दैट। यहां पर अपन वेट, मॉनसून और सवानास की बात करते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड में वेट, मॉनसून एंड सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स ट्रॉपिक्स में भी पाए जाते हैं ना, अभी तक तो याद हो गया है, गुड। इधर आओ, ट्रॉपिकल वेट को बोलते हैं एएफ। ए के अंदर पहला क्लासिफिकेशन एफ, ट्रॉपिकल वेट। नाउ जिन शब्दों से मैंने इस चीज को याद कर रखा है, मैं वो शब्द यहाँ वीडियो पे यूट्यूब पे नहीं बता सकती, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक योर ओन स्टोरी रिगार्डिंग दिस कि आपको ये लेटर्स कैसे याद करने हैं। ए एफ ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल मॉनसून है ए, ट्रॉपिक्स में है तो ए तो कांस्टेंट होगा, मॉनसून का छोटा हो जाएगा एम। अगेन द सेम थिंग, ट्रॉपिक्स है तो ट्रॉपिकल सेवेना में ए तो एज इट इज आ जाएगा और सेवेना का हो जाएगा डब्ल्यू। तो आपको टेक्निकली याद क्या करना है, ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू में से एफ और डब्ल्यू याद करना है, क्योंकि ए तो क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बी में ड्राई, और ड्राई में अगर बी है तो इसका मतलब बी 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 आपका कांस्टेंट रहने वाला है। सब ट्रॉपिकल के दो, यानी कि आपको सब ट्रॉपिकल इलाकों में दो जगह पे दो तरीके के ड्राई क्लाइमेट मिलते हैं। फर्स्ट डेजर्ट, बी डब्ल्यू एच, सॉरी गाइस बट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बी डब्ल्यू एच। फिर है सब ट्रॉपिकल ड्राई स्टेपी, ड्राई में भी सब ट्रॉपिकल इलाकों में जो ग्रासलैंड्स हैं, दैट इज बी एस एच। ओके, विद मी, विदाउट मी, विद मी, हाँ। ड्राई मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, मिड लैटिट्यूडनल इलाकों में जो ड्राई डेजर्ट्स पाए जाते हैं, बी डब्ल्यू के। मिड लैटिट्यूड ड्राई स्टेपी, बी एस के। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत सेपरेटली अप्रोच किया है। अभी तक अपन हीट और रेन और इन सब की बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन कि मुझे इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना ना पड़े। ठीक है, राइट। ए हो गया ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी हो गया ड्राई। अब अपन देखेंगे लैटिट्यूडनल इलाकों में माइल्ड मिड लैटिट्यूड कैसा मौसम होता है, कैसा क्लाइमेट होता है। माइल्ड मिड लैटिट्यूड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, सीएसए सीएसबी। ओके, अब ये सीएसए और सीएसबी अलग अलग क्यों है मैं बताती हूँ, पहले इन चीजों को याद कर लो। ओके, माइल्ड मिड लैटिट्यूड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सीएफए सीडब्ल्यूए। डोंट बी अफ्रेड, ये पीपीटी आपके पास में होगी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको क्रैश कोर्स क्लास मिलेंगी, उसमें ज्योग्राफी में जाओगे, दिस इज गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू यू ओवर देयर। ओके, डरना नहीं है, इस पे ध्यान दो। ये सभी क्लासिफिकेशन अपन को चाहिए और ये आसान है, डोंट वरी। इनको बस याद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स यूज करे गए हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के से हैं। ओके, आगे चलते हैं, सेम क्लासिफिकेशन चलेगा हियर। यहां याद करने में थोड़ा आसान होगा। ग्रुप है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहां पर एवरेज टेम्परेचर, जो सबसे ठंडा मौसम है, उसका 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर है। सबसे ठंडा टाइम जो है वो भी 18 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर का टेम्परेचर, यानी कि गुनगुना सा रहता है। और जहां गुनगुनाहट होगी वहां पर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, और पानी होगा तो क्या होगा, कन्वेक्शनल, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब चल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट ड्राई क्लाइमेट में इवेपोरेशन जो है, यानी कि पानी का उड़ जाना ज्यादा होता है बजाय कि पानी के बरसने के। बढ़िया। सी में है वार्म टेम्परेट, टेम्परेट यानी कि मिड लैटिट्यूड इलाकों में गर्माहट होगी, यानी कि जो क्लाइमेट का जो वेरिएंट है टेम्परेचर का, वो 4 डिग्री से 18 डिग्री। 18 के ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिकल, तो 18 से नीचे क्या होगा, 4 डिग्री तक का 18 से क्या कहते हैं रेंज चलेगा, क्योंकि 4 डिग्री से नीचे आओगे तो पोलर हो जाएगा ना, जम जाएगा सब कुछ। राइट, ठीक है, ओके। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, डी में है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे आपको 0 से नीचे और 0 से लेकर 3 से 4 डिग्री तक का आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा कोल्डेस्ट मंथ का।
ओके। फिर आपके है ई में कोल्ड क्लाइमेट बिलो 10 डिग्री, यानी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आपके सारे साल यही टेम्परेचर रहता है। अभी तक अपन कोल्डेस्ट मंथ की बात कर रहे थे, अब कोल्ड क्लाइमेट ई क्लासिफिकेशन में पूरे साल 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, यानी कि कोल्डेस्ट मंथ जो होगा वो नेगेटिव्स में कितना भी हो सकता है, जो हॉटेस्ट मंथ है वो भी 9.9 डिग्री तक ही है, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। और हाईलैंड्स वो जगह होती हैं जहां पर ऑल्टीट्यूड के कारण ठंडक है, यानी कि हाई प्लेटो रीजन्स, जैसे कि तिब्बतन हाईलैंड्स। तो तिब्बत में टेक्निकली ठंड क्यों पड़ रही है? हाईलैंड के कारण, और उस जगह को क्या बोलेंगे? एच, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। अब अपन सब क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं गाइज, इसको और लर्न करने का कोई तरीका नहीं है, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने टेबल्स में किया है, जितना ज्यादा सिंपल कर सकती थी मैंने कर दिया, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आपको बस लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो ओवर हियर। ग्रुप ए में अपने पास में है 3 तरीके के क्लाइमेटिक टाइप्स, समेटने दो। ओके, ग्रुप ए क्या था अपना? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिक्स में क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। वहां पर किस तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं? 3 तरीके के, बिल्कुल गीला, मॉनसून, गीला भी और सूखा भी, ठीक है, वेट एंड ड्राई। यानी कि ये जो ड्राई है ये साल के कुछ महीने होगा जब बारिश नहीं होगी, और ट्रॉपिकल वेट होगा जो साल के कुछ महीने होंगे जब बारिश होगी। तो ट्रॉपिकल वेट साल भर बारिश होती है, इसको कहते हैं कैपिटल ए स्मॉल एफ, ए एफ, ओके। आई एम अज्यूमिंग कि ये स्क्रीन पे विजिबल हो, अगर नहीं है डोंट वरी, पीपीटी मिल जाएगी ऐप के ऊपर, ओके। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज कि मैम कहां से पढ़े, ओके, डोंट वरी। फिर है ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल ह्यूमिड में ट्रॉपिकल मॉनसून, यहां पर ज्यादा बड़ा आपके पास में क्या कहते हैं पॉइंट क्या है याद करने के लिए? मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून को बोलते हैं कैपिटल ए स्मॉल एम। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया वेट से, और यहाँ पर एफ, I cannot say the full form, but I'm assuming you understand tropical wet AF, okay? Okay. ट्रॉपिकल वेट यानी AF का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? कोई ड्राई सीजन नहीं होता, यानी कि साल भर बारिश होती है, बारिश कम ज्यादा हो सकती है बट साल भर बारिश होती है। फिर है ट्रॉपिकल मॉनसून, मॉनसून है और एक छोटा सा ड्राई सीजन भी है। इसके बाद में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, विंटर में भी यहाँ पर, सॉरी, विंटर में यहाँ पर ड्राइनेस होती है, अदरवाइज यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि विंटर मंथ जो है वहां पर बारिश नहीं होती। बी ड्राई क्लाइमेट, 4 तरीके के होते हैं, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, डी एस और छोटा एच, लो लैटिट्यूड्स में पाया जाता है और सेमी एरिड होता है, यानी कि ड्राइनेस होती है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, दिस इज द ट्रू डेजर्ट जो अपन के यहाँ पे पाया जाता है थार में, बी डब्ल्यू एच। लो लैटिट्यूड है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट अबव ही तो है थार, कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट टच होता हुआ तो है, बिल्कुल ऊपर ही है, राइट। तो लो लैटिट्यूड है, ड्राई है, ओके। फिर है मिड लैटिट्यूड स्टेपी, बी एस के, मिड लैटिट्यूड है, हल्का फुल्का ड्राई है या फिर पूरा ही ड्राई है, और यहाँ पर पाई जाएंगे आपको स्टेपी ग्रासलैंड्स। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, बीडब्ल्यू के, मिड लैटिट्यूड है और ड्राई है। तो लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड में जो ड्राइनेस वाला इलाका है वो सारा का सारा ड्राई क्लाइमेट के बी से डिनोट किया जाता है। फिर सी है, यहां पे हूं मैं, सी है वार्म टेम्परेट, टेम्परेट रीजन्स में जो गुनगुनाहट है, गर्माहट है, उसकी बात कर रहे हैं, और ये मिड लैटिट्यूडनल इलाकों में पाया जाता है। ये मिड लैटिट्यूड अलग है, ये ड्राई है, यहां पर मिड लैटिट्यूड जो है वो अलग होगा, यहां पर आपको सीजन्स अलग से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, यहां पर हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन बारिश नहीं है, ओके, राइट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर गुनगुनाहट है, सॉरी यहाँ पर गर्म है समर्स, कोई ड्राई सीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर साल भर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की क्या कहते हैं छींटा छांटी बनी रहती है, इसको कहते हैं सी एफ ए, सी कैपिटल होता है, एफ ए छोटा होता है। नेक्स्ट मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ का इलाका जो है थोड़ा थोड़ा, दैट इज मेडिटेरेनियन वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, इसको बोलते हैं कैपिटल सी स्मॉल एस, और यहाँ पर अच्छा खासा ड्राई हॉट समर होता है, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जस्ट ऊपर आपको इटली, ग्रीस, स्पेन, आपको पोर्चुगल, ये सब इलाके मिलेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, यहाँ पर ऑलिव्स की खेती होती है जिसको हार्वेस्ट करने के लिए ड्राई समर चाहिए, ओके। और मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे आपको मोरक्को और इजिप्ट और ये सब कंट्रीज मिलेंगे जहां पर क्या है? सहारा डेजर्ट, देयर अदरवाइज आल्सो देयर वेरी ड्राई, गर्मी बहुत तीव्र गर्मी पड़ती है, ओके। सी एस में ड्राई हॉट समर हो गई। मरीन वेस्ट कोस्ट, यानी कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट है,
इसका ये वाला इलाका वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट है। मरीन वेस्ट कोस्ट को अपन डिनोट करते हैं CFB से, और CFB का मतलब है यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं है और यहाँ पर वार्म या कूल समर्स होती हैं, यानी कि दिन में वार्म होगा, गुनगुनाहट होगी और रात को ठंडी हवाएं चलेंगी। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, आपको पता ही है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल इलाका होगा जिसको DF बोला जाएगा, और यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं होता है लेकिन बहुत सिवियर विंटर होती है। इसके बाद में है सब आर्कटिक, 65 से 90 डिग्री वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर इस इलाकों को क्या बोलेंगे लेटर कोड में, कैपिटल D स्मॉल w, और यहाँ पर होता है विंटर्स ड्राई और बहुत ज्यादा सिवियर, परमाफ्रॉस्ट का इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट है E यानी कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा और पोलर आइस कैप के लिए ET और EF से पता है क्या याद करोगे? अगर धरती पे कभी एलियंस आते हैं, एंड दिस इज हाउ आई थिंक, इट्स वियर्ड समटाइम्स बट बेयर विद मी, धरती पे कभी एलियंस आएंगे तो उनको इंसानों से खतरा होगा, और इंसान कहाँ नहीं बसते, पोल्स पे, तो अगर वो लैंड करेंगे तो पोल पे जाएंगे। और ET नाम की है ना एक मूवी थी जिसमें एलियंस को दिखाया था, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, ठीक है। सो इफ इट हेल्प्स ग्रेट, इफ इट डजंट वेल स्किप दैट। टुंड्रा को ET बोलेंगे, यहाँ पर कभी समर नहीं होगी, और पोलर आइस कैप को EF बोलेंगे, यहाँ पर 100% ऑफ द टाइम्स कोल्ड रहेगा, अगेन समर नहीं होगी। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर गर्मी होती है क्या, गर्मी हो जाएगा तो फिर तो मेल्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना, ओशियानिक फ्लड्स आ जाएंगी, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, मुझे लग भी रहा है 26 में गड़बड़ होने वाली है, बट यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। और लास्ट में है हाईलैंड, H का मतलब हाईलैंड, हाईलैंड को हाईलैंड ही बोला गया है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से, और यहाँ पर होता है ऐसी जगह, ऐसे प्लेटोज जहां पर आपको बर्फ पड़ती दिख जाएगी। अब वो सीजनल हो सकती है या साल भर रह सकती है, पर बर्फ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेह, गर्मियों में हो सकता है वहां बर्फ ना हो, लेकिन सर्दियों में लेह लद्दाख में बर्फ है। सेम थिंग आपके पास में गोबी डेजर्ट है, सेम थिंग टकलामकान डेजर्ट है, उसके अलावा सेम थिंग आपके पास में टिबेटन हाईलैंड्स हैं। गर्मियों में वहां पर बर्फ ना हो, लेकिन सर्दियों में वहां पर आइस कैप्स होंगी। और देखते हैं इसको डिटेल में। कैपिटल लेटर्स में A, C, D और E जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन B जो है वहां पर नो रेन है, नो प्रेसिपिटेशन है, तो ये B को याद करना थोड़ा एक्स्ट्रा आसान है। इसके अलावा जो ड्राइनेस के सीजन्स होते हैं उनको अपन F, M, W और S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ड्राइनेस में अगर बिल्कुल ड्राई सीजन नहीं है तो F, अगर ड्राई सीजन नहीं है या हो भी सकता है लेकिन मॉनसून अलग से डिनोट करते हैं तो छोटा M, अगर विंटर्स ड्राई हैं लेकिन समर्स में बारिश होती है तो W, और अगर समर्स ड्राई हैं, विंटर में बारिश होती है या फिर मॉनसून अलग से होता है या फिर साल में कभी भी बारिश हो सकती है लेकिन समर्स फिर भी ड्राई रहती हैं, तो स्मॉल S। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है इसको, तो 3-4 तरीके से रिवाइज कर लो, ये याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम क्लासिफिकेशन इंडिया का जब अपन इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे तब होगा, ठीक है। ओके, कैपिटल लेटर्स T और F टुंड्रा और आइस कैप के लिए हैं, ये पोलर क्लाइमेट है, यहाँ पर अपन मॉनसून की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आइस कवर की बात करते हैं। यहाँ पर कोई ड्राई समर सीजन नहीं होता, यानी कि कोई समर सीजन ही नहीं होता, चाहे वो ड्राई हो चाहे वेट हो, समर नहीं होती है। ये जो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक टाइप है इनको सब डिवाइड किया गया है A, C, F, W, S, G, H और M में। द सेम थिंग इज रिपीटेड ओवर हियर इन डिफरेंट मैनर, सो वट एवर फ्लोट्स योर बोट, वट एवर सूट्स योर मूड, वैसे ही समझो और इसको लर्न करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अनदर वे ऑफ लर्निंग द होल थिंग। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट AF, पूरा साल गर्म गुनगुना और गीला होता है। ट्रॉपिकल सवेना AW, विंटर्स ड्राई होती हैं, समर्स में बारिश होती है। ट्रॉपिकल मॉनसून AM, विंटर्स ड्राई होती हैं और समर जो होती हैं वो एक्सट्रीम वेट होती है, एक्सट्रीम वेट। जहां मॉनसून होगा वहां पर एक्सट्रीम वेटनेस की बात करेंगे, क्योंकि टिपिकली अपन बारिश को ही अलग से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये मॉनसून वो मॉनसून नहीं है जिसको अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, मॉनसून सीजन की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ मॉनसून क्लाइमेटिक फैक्टर की बात कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट ड्राई क्लाइमेट्स में सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, द सेम थिंग। हॉट डेजर्ट BWH, कोल्ड डेजर्ट BWK, हॉट सेमी एरिड यानी कि हॉट काइंड ऑफ डेजर्ट BSH, और कोल्ड काइंड ऑफ डेजर्ट BSK। मिड माइल्ड मिड लैटिट्यूड, द सेम क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन एंड ऑन, just to make you learn the whole thing.
एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट 3 तरीके के, ड्राई क्लाइमेट 4 तरीके के, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड 3 तरीके के, मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड 2 टाइप्स, पोलर क्लाइमेट 2 टाइप्स। सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। नाउ बिफोर यू से कि मैम गलत है, राइट यहां पर सी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, इसको अपन नहीं ध्यान देंगे। अदर देन दैट बिल्कुल सही है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट अदर देन दैट इट्स परफेक्टली ओके। इस पे आएंगे अब। नाउ अब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अराउंड 40th मिनट पे अपन ने कैपेन को स्टार्ट किया था, अपन ने 3 बार इसको 4 बार रिवाइज किया है मैप में। नाउ यू विल ओपन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो इफ यू आर ऑन यूट्यूब एंड यू विल आंसर मी जैसे जैसे मैं पूछ रही हूं। दिस पोर्शन जिसको मैंने अभी येलो कर दिया है, दिस पोर्शन पार्ट्स ऑफ पनामा कैनाल, पार्ट्स ऑफ कोलंबिया, पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आइलैंडिक साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज AFW। मुझे पॉज कर लेना एंड देन राइट डाउन कि AFW क्या था। AFW ओके। नेक्स्ट द मिड ब्लू AM, दिस पोर्शन ओके, पनामा कैनाल के दोनों साइड आपको मिलेगा, माइनस द कॉन्गो एंड typical Southeast Asia, parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and northern Tamil Nadu and southern Karnataka. This is AM। M से क्या था, मानसून, और A से क्या था, ट्रॉपिकल वेट। तो क्या क्लाइमेट हुआ, कमेंट्स ओके। नेक्स्ट AW मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेंस क्लासिफिकेशन में से हर साल हर प्री एग्जाम में, चाहे आप RPSC RS देख रहे हो, चाहे आप UPSC इमेजिन कर रहे हो, चाहे आप कोई और स्टेट PCS दे रहे हो, कैपेन क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन 100% आएगा, आता है, आना चाहिए भी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटोलॉजी। आज क्लाइमेटोलॉजी अपनी फिनिश हो जाएगी इसी टॉपिक के साथ में, ऑलराइट। नेक्स्ट जो टिपिकल रेड दिख रहा है आपको, दिस एरिजोना डेजर्ट, मैक्सिकन डेजर्ट, सहारा, अरेबियन एंड द थार, इथियोपिया। Extreme red portion, what is that? It's called BWH. What is it called? BWH. Okay, then pink color का दिख रहा है चारों तरफ. Should I delete these? Let's just delete these. Right, pink color का portion दिख रहा है. See, Gobi Desert, Taklamakan Desert, है ना? Tibetan Highlands. All this portion is called BWK. Comments में लिखो BWK क्या था. Then BSH, जो deep yellow color दिख रहा है, mustard yellow color. See, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा मस्टर्ड येलो कलर, जाम्बिया, नामीबिया, ये सब नामिब डेजर्ट जहां पर है, एंड दिस पोर्शन ओके, दिस इज कॉल्ड BSH। लाइट येलो BSK, नियॉन ग्रीन CSA, लाइट ग्रीन CSB। ये सारे क्लासिफिकेशन कौन कौन से कंट्री में आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट गिव मी 5 इन द कमेंट्स, एटलीस्ट 5, यानी कि मैंने जो समझाया है 20-25 मिनट वो समझ में आ गया है, ठीक है ओके। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ सो दैट द एक्सरसाइज बिकम्स इजी फॉर यू व्हेन इट कम्स टू डूइंग एट होम। एग्जैक्ट सेम थिंग, यहां पर सिर्फ इनका नाम लिखा हुआ है, सो डोंट चीट, डोंट चीट ओके। ये लिखो, ये रहा आपका। अभी जो ट्राइंगल्स हैं इसके ऊपर मत ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल्स हैं दिस इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये 2006 का लास्ट अपडेटेड है और 2013 में नासा ने यही क्या कहते हैं पब्लिश किया था। इसका लेटेस्ट मुझे कोई मिला नहीं मैप, बट द सेम थिंग एग्जैक्ट सेम तरीके से यहाँ पर कलर क्लासिफिकेशन अलग है, बट मोटा माटी आपके पास में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। नाउ लेट्स कम टू इंडिया। आज इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, बट मैं यहां से इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट कैपेंस क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूं ओके। अभी तक अपन को याद हो चुका है, दिस लाइट ब्लू कलर इज हॉट डेजर्ट, यानी कि हॉट डेजर्ट में अपने पास में B कैपिटल तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैं आगे क्या लिखूं, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। इसके बाद में है अपने पास में BSHW, BSHW के पास में आपके पास में है AW। देखो पूरा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये सब पूरा इलाका आ गया। देन देयर आर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो, राइट। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश आपके पास में है AMW, राइट।
यस, ये सॉरी एएस, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। किपेंस क्लासिफिकेशन इंडिया में कहाँ-कहाँ, कैसा-कैसा होगा। इंडिया का अगर फिजिकल मैप याद हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। पोलर कैप्स, परमाफ्रॉस्ट, ज़ास्कार रेंज वगैरह सब यही हैं, हर वक़्त बर्फ रहती है। लेह व लद्दाख वाला इलाका हो गया, इसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया। नेक्स्ट उत्तराखंड का नॉर्दर्न पोर्शन जो है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि सर्दी होगी तो बर्फ जम जाएगी, गर्मी होगी तो बारिश-वारिश भी होगी और वहाँ पर अपन को क्या कहते हैं ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, एल्पाइन ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके? दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। ओके? यहाँ मैंने पेन तो नहीं चलाया है ना? बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू गेट कन्फ्यूज्ड। ओके। एंड दिस इज़ आवर फाइनल पोर्शन। इसको आपको कमेंट से मार्क करना है। मैं जहां-जहां पर जो लिख रही हूँ, वहां पर कौन-सा क्लाइमेटिक टाइप अकॉर्डिंग टू किपेंस क्लासिफिकेशन होगा। 1 में कौन-सा होगा, 2 में कौन-सा होगा, 3 में कौन-सा होगा, 4 में कौन-सा वाला आएगा एंड दीज़ 2 मेक अप 5। 5 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन राजस्थान के। अब ये आप कमेंट्स में करेंगे। तो मैंने आज कमेंट्स के लिए आपको 3 एक्सरसाइज दी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वाज़ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। मैंने कपेंस क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है और क्लासिकल क्लासिफिकेशन जो है आपका क्लाइमेट का, वो भी फिनिश कर दिया है। सो नाउ द एक्सरसाइज रिमेन्स एग्रीकल्चर ओनली। वर्ल्ड ज्योग्राफी कल अपन एग्रीकल्चर करके फिनिश करेंगे। सैटरडे को अपन स्टार्ट कर देंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द सेशन।